हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि आज संडे है और आज प्रीलिम बूस्टर्स आर्टिकल जनवरी के पूरा अपलोड कर दिए जाएंगे। तो थोड़ा सा मुझे एफ़र्ट लगाना पड़ा, लेकिन ये काम कंप्लीट हो गया। तो आज हम 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का जनवरी का आर्टिकल्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और एक खुशखबरी आपको बता दें कि ये जितने भी करंट आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे, ये पूरा आर्टिकल्स के ऊपर हम एमसीक्यू भी बनाएंगे और उसके ऊपर हम ये भी देखेंगे कि वो एमसीक्यू कितना रिकॉल हो पा रहा है और कितना आपको आर्टिकल्स याद है। और फिर आपका परफॉर्मेंस क्या होता है उसके अंदर, तब आपको अपनी गलतियों को ढूंढ पाएंगे और देख पाएंगे कि आपकी रिकॉल कैपेसिटी कितना है और आपको कितना याद रहता है। सॉरी, एक मिनट। आपको कितना याद रहता है उसे आप ये आपकी क्वालिटी, आपकी जो भी आपके अंदर जो भी चीज़ें डेवलप्ड हुई है वो आप अंदाज़ा लगा पाओगे। तो चलिए, ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा क्योंकि आर्टिकल इसमें कुछ ज़्यादा है। तो पहला आर्टिकल है धनुष गन। तो धनुष गन क्या है? ये मेड इन इंडिया के अंदर ये बनाया गया है। तो दो पार्टी इसमें जॉइंट है जिन्होंने ये डेवलप किया है। एक है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और दूसरा है हमारा DRDO, जो हमारे मिलिट्री के लिए न्यू न्यू डेवलपमेंट और रिसर्च करती है। तो तकरीबन इसका रेंज है, ये एक मिसाइल है, ठीक है, और आर्टिलरी मिसाइल है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल तकरीबन 36.5 किलोमीटर रेंज तक की जा सकती है और डे और नाइट दोनों दोनों वक्त में वार करने के लिए ये तैयार है। और ये अचीवमेंट OFB और DRDO के द्वारा किया गया है। तो अगला आर्टिकल है पिथौरा पेंटिंग। प्रीलिम्स हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से आर्टिकल को रिलेट करें तो पिथौरा पेंटिंग ये गुजरात से एसोसिएटेड है। तो गुजरात की गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट करने के लिए लोकल आर्टिस्ट को रिवाइव किया है, पिथौरा पेंटिंग को, ताकि इसकी पेंटिंग को प्रमोट की जाए। तो पिथौरा पेंटिंग आर कैटेगराइज्ड बाय द 7 हॉर्सेस रिप्रेजेंटिंग 7 हिल्स। तो पिथौरा पेंटिंग में क्या है कि 7 घोड़ों को 7 हिल के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है और दे आर ए बॉर्डरिंग गुजरात एंड मध्य प्रदेश, और एक इतिहास गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर को की तरफ इस चीज़ को जो है दर्शाया गया है। तो दिस एरिया इज़ ए होम टू रथवा कम्युनिटी, और ये जो इलाका है यानी कि गुजरात से मध्य प्रदेश कभी रथवा कम्युनिटी का जो है घर हुआ करता था। और ये पेंटिंग इस बात को भिलाला ट्राइब्स को जो है शो करती है और उसके बारे में कुछ बताती है हमको। द पेंटिंग ऑल्सो रीच विद इमेजनरी फ्रॉम देयर एवरीडे लाइफ एज एलिफेंट मैन वुमेन आर्म। तो उनके डेली लाइफ के बारे में पेंटिंग दर्शाती है, उनका जानवरों के साथ संबंध, उनका इंसानों का, महिलाओं का, हथियारों का और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का। तो ये सारी चीज़ें उसमें ये बातें हैं। तो पिथौरा पेंटिंग इसको आप याद रखेंगे। और ये किस कौन से ट्राइब से एसोसिएटेड है? ये ट्राइब है भिलाला ट्राइब्स। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। तो अगला आर्टिकल है प्रीलिम्स इकोनॉमी से आप रिलेट कीजिए और पॉलिटी से भी रिलेट कर सकते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, तो इन्होंने क्रिएट किया है फर्स्ट ग्लोबल कंसोर्टियम फॉर डिजिटल करेंसी गवर्नेंस। तो कंसोर्टियम बनाने का मकसद क्या है कि डिजिटल करेंसी को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए एक पैरामीटर बनाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो ग्लोबली जो है इसको फ्रेमवर्क किया जाएगा और डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करेगी। तो इसका मकसद ये है, द कंसोर्टियम विल फोकस द डेवलपमेंट इंटरपोरेबल ट्रांसपेरेंट इंक्लूसिव पॉलिसी अप्रोचेज द रेगुलेटिंग द डिजिटल करेंसी स्पेस, ठीक है। तो ये था। अगला आर्टिकल है स्वलेखन ऐप। स्वलेखन ऐप क्या है? प्रीलिम्स सोसाइटी और प्रीलिम्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो सेल्फ राइटिंग ऐप है ये, और इसको डेवलप किया गया है एक NGO के द्वारा, और NGO का नाम है निवांत अंध मुक्ता विकासालय, ठीक है। इसके द्वारा डेवलप किया गया है जॉस सॉफ्टवेयर, ठीक है, जॉब सॉफ्टवेयर के द्वारा किया गया है। तो इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन है, प्रोमिसेस एकेडमिकली एम्पावर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। दिस इज टेक्स्ट टू स्पीच ऐप एम टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ सच स्टूडेंट ऑन द स्क्राइब्स ऑन द अलाउइंग स्टूडेंट टू टाइप टू आंसर, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन है, सेल्फ राइटिंग एप्लीकेशन है, और इसका इस्तेमाल आप बोल के भी कर सकते हैं और इसमें कुछ खास है। तो अगला आर्टिकल है आर्चिया। तो प्रीलिम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो ये क्या है? आर्चिया क्या है? साइंटिस्ट एट द नेशनल सेंटर फॉर माइक्रोबियल रिसोर्स, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस। तो दो यहाँ पर देख ले, साइंटिस्ट है नेशनल सेंटर फॉर माइक्रोबियल रिसोर्स और दूसरा है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस। तो NCMR और NCCS। तो इन पुणे हैव डिस्कवर्ड, तो ये पुणे में है, इन्होंने डिस्कवर किया आर्चियन सांबार सेल्ट, यानी कि एक साल्ट है, एक लेक है सांबार सेल्ट, इसका डिस्कवर किया है जो कि राजस्थान में है। तो आर्चिया इसका नाम क्या है? सिंगुलर आर्चियन है, ठीक है, सिंगुलर इसको आर्चियन कहेंगे। आर ए प्रिमिटिव ग्रुप, एक प्रिमिटिव ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का
डेट थ्रीव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच इज हॉट स्प्रिंग कॉल्ड डिजर्ट एंड हाइबरसलाइन लेक्स। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, यानी कि आर्चिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि हॉट वेदर, हॉट एक्सट्रीम स्प्रिंग और कोल्ड डिजर्ट और हाइपरसलाइन लेक्स में भी ये खुद को सर्वाइव कर सकता है। दीज स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो प्रेजेंट द ह्यूमन गट, और ये इस तरह का जो ऑर्गेनिज्म है इंसान के गट में भी पाया जाता है और पोटेंशियली तौर पर इंसान के साथ इसका संबंध है। दे आर नॉन प्रोड्यूसिंग एंटी माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स एंड फॉर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी विद एप्लीकेशन इन इको फ्रेंडली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो ये फ़ायदा भी है, ठीक है। आर्चिया आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कल्चर ड्यू टू चैलेंजेस इन प्रोवाइडिंग नेचर कंडीशन इन लेबोरेटरी सेटिंग। तो अगला आर्टिकल है इंडियन बैंक एसोसिएशन। प्रीलिम्स इकोनॉमी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। सुनीत मेहता को अपॉइंटेड किया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो इंडियन बैंक एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव सुनील मेहता को अपॉइंटेड किया गया है। तो इट इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है ये, मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग इंडिया ऑपरेटिंग इन इंडिया एंड एसोसिएशन ऑफ इंडियन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसके मेंबर कंप्राइज है पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, इसके अंदर सब आता है, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक और इंडिया फाइनेंशियल बैंक इंस्टीट्यूशन। तो द इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन, और ये बनाया गया था 1946 में। इसके 22 मेंबर है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके चेयरमैन अभी चुने गए हैं सुनील मेहता। अगला आर्टिकल है एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि सरकार का जो शेयर है अपना शेयर को कम करना या फिर उसको बेच देना, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो मेंस इकोनॉमी से यहाँ पर आर्टिकल को रिलेट किया गया है। तो आर्टिकल क्या है, फिर में भी काम आ सकता है। तो सरकार डिसइन्वेस्टमेंट पर ध्यान दे रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया से सरकार ने शुरू किया डिस इन्वेस्टमेंट करना, अपना शेयर को बेचना प्राइवेट एंटिटी को। तो एयर इंडिया डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इज बिंग अपोज बाय द एम्प्लॉइज। इसके चैलेंजेज है, पहला चैलेंजेज ये है कि एम्प्लॉइज़ के द्वारा जो वर्कर एयर इंडिया में काम करते हैं वो इस चीज़ को नापसंद करते हैं कि सरकार अपना शेयर इसमें बेचे, तो उनके द्वारा विरोध किया गया है। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स इकोनॉमिक सिनेरियो इज नॉट इंकरेजिंग फॉर डिस इन्वेस्टमेंट इन द एविएशन सेक्टर। और फिर एविएशन सेक्टर में डिस इन्वेस्टमेंट करना, ये ग्लोबल पॉलिटिक सिनेरियो जो भी हालात है ये भी नहीं, अभी ऐसा सिचुएशन है कि सरकार जो है एयर इंडिया जैसे एंटिटी से जो है अपना डिस इन्वेस्टमेंट करे। तो हम वही आर्टिकल यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वही बात करेंगे। तो ठीक है, अगला आर्टिकल है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन 2019 से 20। ये प्रीलिम्स इकोनॉमी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो हॉर्टिकल्चर क्या है, फल फ्रूट सब्जी ये सब जो उगाया जाता है इसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द टोटल हॉर्टिकल्चर। तो बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा जो स्टेटमेंट रिलीज किया गया है तो उसमें क्या है, तो 2019 से 2020 इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी 0.84 हायर देन द 2008 से 2019। यानी कि हमारी उम्मीद है कि हॉर्टिकल्चर में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा 2018 से 19 के मुकाबले में 2020 में। तो एरिया अंडर द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इज एस्टिमेटेड टू बी 25.61 मिलियन हेक्टेयर। तो जो हमारे देश में हॉर्टिकल्चर के ऊपर जो खेती की जाती है एरिया कितना है, तकरीबन 25.61 मिलियन हेक्टेयर होगा। 2019 से 20 के बारे में बात की जा रही है। तो डाटा एस्टिमेटेड बताई जा रही है कि प्रोडक्शन जाहिर सी बात है वेजिटेबल एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांटेशन ये सब की, फ्रूट्स की, फ्लावर की, स्पाइसेस की ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि हमारा एक अच्छा अनुमान है अभी। अगला आर्टिकल है ओस्लो एकॉर्ड। ओस्लो एकॉर्ड हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। तो ओस्लो एकॉर्ड एक एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट फ़लस्तीन और इसराइल के बीच है। ये एग्रीमेंट का मकसद ये था कि इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है और जो इसराइल फ़लस्तीन को कब्जा करता चला जा रहा है तो दोनों में काफ़ी कन्फ्लिक्ट होता रहता है, वहाँ पर काफ़ी कन्फ्लिक्ट। तो इसको कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए ओस्लो एग्रीमेंट किया गया था और ये ओस्लो एग्रीमेंट किया गया था फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसराइल के बीच में सितंबर 1993 में। ठीक है, तो मकसद क्या था, पीस कायम करना। अगला आर्टिकल है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो प्रीलिम्स इकोनॉमी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या है, ये पैनल है अपॉइंटेड बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो एक पैनल है, ये क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ये है एक पैनल है जो कि सेबी के द्वारा जो है इसको अपॉइंटेड किया जाएगा। सेबी क्या है, सेबी देखिए स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट बाजार जो है उसको रेगुलेट करने का काम सेबी करती है। शेयर मार्केट बाजार आप जानते होंगे, तो सेबी उसको रेगुलेट करती है। तो सेबी ने एक अपॉइंटमेंट किया है एक पैनल को, जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन्होंने अपॉइंटमेंट किया है। क्या अपॉइंटमेंट किया पैनल को, तो हैज़ अ प्रपोज चेंज टू स्ट्रेंथन द रेगुलरी फ्रेमवर्क फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की गतिविधियों को स्ट्रांगली रेगुलेट करने के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया गया है सेबी के द्वारा। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट की जाती है स्टॉक चेंज मार्केट में, शेयर मार्केट में, तो उसको रेगुलेट करने के लिए सेबी के अंदर में एक पैनल तैयार किया गया है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन यह है, क्या करेगा, क्या इसका मकसद ये है कि ट्रांजेक्शन दैट टेक प्लेस टू पार्टीज हु होल्ड प्री एग्जिस्टिंग कनेक्शन प्रायर टू द ट्रांजेक्शन। तो जो पार्टी के बीच में जो लेन देन होगा उसको ये वॉच करेगी और उसको रेगुलेट करेगी और उसके लिए फ्रेमवर्क बनाएगी। तो ठीक है, तो पैनल क्या कर सकती है, रिकमेंडेड कर सकती है, प्रमोट कर सकती है ग्रुप को और रिलेटेड पार्टी को,
और मैंडेटरी ट्रांजेक्शन बिटवीन द लिस्टेड एंटिटी और इट्स सब्सिडी विद इट्स रिलेटेड पार्टी। तो अगला आर्टिकल है अफ्रीकन चीता इन इंडिया। तो प्रीलिम्स इन्वायरमेंट से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि चीता हमारे देश में काफ़ी एक्सटिंक्ट हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। 1950 में ही चीता हमारे देश में नहीं देखा जाता। तो चीता को हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और सब सहारन अफ्रीकन कंट्री से सब सहारन अफ्रीकन कंट्री, ठीक है, सवाना के जंगलों में जो कि चीता ज़्यादा पाया जाता है, तो वहाँ से चीता इंट्रोड्यूस किया जाएगा हमारे देश में और चीता को यहाँ पर रीजनरेट किया जाएगा। तो तकरीबन पॉपुलेशन चीता की बात करें सवाना के जंगलों में 7,000 के तकरीब है। तो यहाँ से चीता हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात है कि ये चीता को हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो हमारे देश में ये बात है कि ये कंजर्वेशन स्ट्रेटजी क्या है, चीता को कैसे कंजर्वेट किया जाएगा, चीता को के लिए एनवायरनमेंट तैयार की जाएगी जिस एनवायरनमेंट में चीता अपने को फिट होता है वहाँ पर वो एग्जिस्ट कर पाएंगे। तो अगला आर्टिकल है स्पाइडर स्पेस टेलीस्कोप। ये क्या है, ये नासा का एक 2003 में स्पेस मिशन लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। तो इसका स्पेस के बारे में रिसर्च करना था, यूनिवर्स के बारे में समझने को लेकर नासा ने 2003 में ये लॉन्च किया था। तो ये काफ़ी ग्रेट ऑब्जर्वेशन था नासा के लिए और स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। तो काफ़ी कुछ जानकारियाँ और चीज़ें जो है इन्होंने यूनिवर्स के बारे में समझा, एक्सोप्लैनेट के बारे में समझा, कई सारे ग्रहों के बारे में। तो ये अगर सवाल आ जाए कि स्पिट्जर मिशन क्या है, तो ये एक नासा का मिशन है जो 2003 में लॉन्च किया गया था, मकसद यूनिवर्स को समझने के लिए। तो अगला आर्टिकल है हेडेड ग्रोथ रेट, ठीक है, हेडेज ग्रोथ रेट। प्रीलिम्स इकोनॉमी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो आईएमएफ के द्वारा, आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और तकरीबन बताया गया था कि 2019 में दुनिया का जो इकोनॉमी ग्रोथ होगा वो 2.9% होगा, जो कि ये दुनिया में सबसे कम स्लोएस्ट ग्रोथ होगा, ग्लोबली स्लोएस्ट ग्रोथ होगा इकोनॉमी का। 2019 में ये बात की गई थी, जबकि अभी 2020 में पेंडेमिक की वजह से ग्रोथ तो बिल्कुल अभी जीरो है। तो नाउ रिसर्च सजेस्ट दैट दिस ग्रोथ फिगर कुड बी द अंडर एस्टिमेटिंग द एक्सटेंट ऑफ द ग्लोबल। तो ये भी स्लो डाउन की वजह से और ज़्यादा इसका हालात ख़राब होगा। तो ये अंडर एस्टिमेटेड है और ज़्यादा स्थिति को अभी हम देख सकते हैं बिगड़ा हुआ कैसा हालात बना हुआ है, ठीक है। तो बाकी दुनिया की जीडीपी जो है ये नीचे गिर रही है और हालात बिल्कुल उल्टा चला जा रहा है। तो है ग्रोथ रेट है, क्या है ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ एडजस्ट नॉमिनल जीडीपी, ग्रोथ फॉर इन्फ्लेशन, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी इकोनॉमिक्स, इट डज नॉट दिस बाय द। तो ये लगता है मेंस का आर्टिकल है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे, हम देख चुके हैं। तो अगला आर्टिकल है हेज ग्रोथ का रेट क्या होता है, वापस समझ में आ गया। तो अगला आर्टिकल है क्या है, ऑपरेशन वनीला। वनीला क्या है, इंडियन नेवी शिप एरावत विल अंडरटेक द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ मिशन ए पार्ट ऑपरेशन वेनिला इन मडागास्कर। तो एक हमारे नेवी का एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम था ऑपरेशन वनीला, जिसमें कि मडागास्कर में जो भी बर्बादी तूफान वगैरह जो भी डिजास्टर आई वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असेसमेंट करने के लिए और वहाँ के गरीबों को, लोगों को मदद करने के लिए हमारे नेवी के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया था, जिसको ऑपरेशन वनीला का नाम दिया गया, ठीक है। तो इसको याद रखना। तो साइक्लोन मडागास्कर में जो आया था उसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ऑपरेशन वनीला हमारे नेवी के द्वारा चलाया गया था। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। अगला आर्टिकल है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, ईस्टर्न काउंसिल क्या है, प्रीलिम्स इकोनॉमी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एलोकेशन ऑफ 30% ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एलोकेशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट फॉर फोकस डेवलपमेंट और डिप्राइव्ड एरियाज, नेग्लेक्टेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड emerging priority sector. The balance allocation shall be the bifurcated the existing two companies, state component 60% and central component 40%. The project under the existing scheme of NEC will accrue socio-economic benefit to the marginalized and vulnerable group of people, backward and neglected areas of the north eastern state. तो ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया। अगला आर्टिकल है डेथ ड्यू टू निमोनिया, निमोनिया की वजह से डेथ के बारे में ये आर्टिकल्स है। तो 14% ऑफ अंडर 5 डेथ इन अप्रोक्सीमेटली, तो बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 साल अंडर 5 यानी कि 5 साल की उम्र में तकरीबन 14% हमारे बच्चे निमोनिया की वजह से डेथ हो जाते हैं एनुअली, 1,27,000। बहुत चौंकाने वाला ये ग्राफ है और ये भी ग्राफ 2013 का है, अभी 2020 का ये ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो अबाउट 1,78,000 2013 में अनुमान बताया जा रहा है, यानी कि 1,27,000 2013 से भी पहले का ये डाटा है। और 2013 के डाटा ये है 1,78,000 बच्चे जो कि 0 से 5 साल के हैं, निमोनिया की वजह से हमारे देश में डेथ हो जाती है। तो हाफ ऑफ दिस डेथ तो कम करने का लक्ष्य रखा गया है, 2025 तक इसको हर 1,000 में 5 को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। तो तकरीबन 3.2 मिलियन चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 5 द वर्ल्ड ओवर, तकरीबन दुनिया में 3.2 मिलियन बच्चे निमोनिया के शिकार होते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो इट विल क्रिएट रिपल वुड बी प्रिवेंट 5.7 मिलियन एक्स्ट्रा चाइल्ड डेथ फ्रॉम द अदर मेजर चाइल्ड डिजीज एट द सेम टाइम। तो इसी तरीके से इसी सेम टाइम में तकरीबन 6 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग और भी कई तरह की बीमारियों से हर साल ग्लोबली डेथ हो जाते हैं।
तो आउटडोर एयर पोल्यूशन कंट्रीब्यूट, इसमें जो कि पॉल्यूशन की वजह से जो पॉल्यूशन का क्या योगदान है, 17.5% हाउस होल्ड पोल्यूशन है और सॉलिड कुकिंग पोल्यूशन है तकरीबन 29%, जिसकी वजह से जो है लंग्स में प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस में प्रॉब्लम और कई तरीके से बीमारियों में शिकार होकर के डेथ रेशियो जो है पॉल्यूशन की वजह से और बीमारियाँ बढ़ रही है। तो अगला आर्टिकल है होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा टू प्रिवेंट कोरोना वायरस। देखिए प्रीलिम्स टेक्नोलॉजी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो मेडिकल रिसर्चर्स और वर्ल्ड ओवर द क्वेस्ट वैक्सीन फॉर नोवेल, तो नोवेल कोरोना वायरस के वैक्सीन बनाने के लिए पूरा दुनिया में होल्ड लगी हुई है, लेकिन आयुष मिनिस्ट्री ने, आयुष हमारी आयुर्वेद मिनिस्ट्री है, ये प्रमोट करती है हर्बल ट्रीटमेंट को, तो आयुष हमारी मिनिस्ट्री इन्होंने रिकमेंडेड किया है कि होम्योपैथिक के एक दवाई है जिसका नाम है आर्सेनिकम, ठीक है। तो इसके बारे में आर्सेनिकम एल्बम 30, तो ये होम्योपैथिक दवाई है जिसका इस्तेमाल कोरोना वायरस इन्फेक्शन को रोकने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो अगला आर्टिकल है एंटीसेप्टरी बेल। एंटीसेप्टरी बेल क्या होता है, प्रीलिम्स पॉलिटी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए एंटीसेप्टरी बेल ये है कि सुप्रीम कोर्ट रूल दैट प्रोटेक्शन ऑफ एंटीसेप्टरी और प्री अरेस्ट बेल कैन नॉट बी लिमिटेड टू एनी टाइम फॉर द फिक्स्ड पीरियड। तो किसी भी व्यक्ति के लिए ये फिक्स्ड पीरियड पर एंटीसेप्टरी बेल नहीं की जाएगी, उनके ऊपर पाबंदियाँ नहीं लगाई जाएगी। द डिनाइल ऑफ बेल अमाउंट टू डिप्रिवेशन द फंडामेंटल राइट पर्सनल लिबर्टी इन ए फ्री एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। तो एक फ्री और डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी व्यक्ति के लिए फंडामेंटल राइट होता है और उसको डिनाई नहीं की जा सकती है, अगर उसको रीजनेबल, अगर उसके पास रीज़न है चीज़ों को, तो उसको रखना चाहिए। तो सेक्शन 438 के अंदर जो बताया गया है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, पीपल फ्रॉम द एम्ब्रेसमेंट ऑफ डिटेंशन इन जेल डेज एंड इन टू इन डिस्ग्रेस टू देयर रिपुटेशन। तो ये था आर्टिकल। अगला आर्टिकल है हैकिंग ऑफ ईमेल अकाउंट। तो ईमेल अकाउंट हैकिंग के बारे में ये आर्टिकल है। द क्रेडेंशियल ऑफ द ऑफिशियल ईमेल अकाउंट एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन सेंसिटिव इस्टेब्लिशमेंट हैव बीन हैक्ड इन डाटा ब्रीचेज इस्टेब्लिशमेंट इंक्लूड। तो हमारे जितने भी जो बहुत सेंसिटिव हमारे डाटा जहाँ पर स्टोर करे जाते हैं, रखे जाते हैं, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पर अगर हैकिंग की जाए, हमारे डाटास को अगर स्टोर कर लिया जाए, ब्रीच कर लिया जाए, भेज लिया जाए, तो काफ़ी मुश्किलें हमारे देश के लिए खड़ी हो सकती है। जैसे कि द इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ ऑटोमिक रिसर्च, जहाँ पर ये हमारा काफ़ी, यहाँ पर हमारे ऑटोमिक रिसर्च से काफ़ी डाटा से जो हैक होने की गुंजाइश है। भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये सब काफ़ी सेंसिटिव डाटा है जहाँ पर हमारे ये चीज़ें चलती है। तो बताया जा रहा है कि इसको लेकर सरकार का एक नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है, जो कि सेक्शन 70 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अंडर के अंदर सरकार ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, जो हमारे सेंसिटिव डाटा को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो अगला आर्टिकल है वुमेन इन जुडिशरी। तो वुमेन इन जुडिशरी से आप प्रीलिम्स पॉलिटिक्स आर्टिकल को रिलेट कीजिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेड ओनली 8 वुमेन। हमारे सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 8 महिला जज है, तकरीबन ये 10% होता है। सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों का जो है योगदान 10% है। और लोअर कोर्ट की बात करें तो ये तकरीबन 36.5% है। और सिविल जज की बात करें तो रिक्रूटेड ओवर 10 ईयर्स वेयर वुमेन इन 15 स्टेट। तो 15 जिलों में, 15 राज्यों में तकरीबन 36%। पिछले 10 साल के रिकॉर्ड की बात करें तो ये वुमेन की भर्ती है, तो जो कि कम है। तो रिक्वायरमेंट वुमेन इंक्रीज ओवर टाइम इन मोस्ट स्टेट। कुछ स्टेट में जो है इसका इंक्रीजमेंट हुआ, कहीं 27.5 है तो कहीं पर 49 है, तो 2017 की बात है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये वुमेन की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, 12% है। तो देखिए इसका वजह क्या है, वजह यही है कि बैरियर है वुमेन को लेकर रिक्वायरमेंट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, इंट्रेंस एग्जाम होता है, तो ये तो कोई भेदभाव की बात नहीं है। और दूसरी बात है कि लोअर नीड टू हैव 7 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस लीगल प्रैक्टिस एंड विद द एज ब्रैकेट 35 to 45 विच है डिसएडवांटेज फॉर वुमेन, मेनी आर मैरिड बाय दिस एज। तो फिर डिसएडवांटेज है कि महिलाओं को ज़्यादा उम्र के बाद ही जो है वो एक लंबा टाइम लगता है प्रैक्टिस करना, मतलब फिर लॉयर के रूप में, फिर उसके बाद जज बनना, तो फिर विवाह हो जाता है, फिर काफ़ी चीज़ें जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है आगे जज बनने के लिए। तो ये सब बातें हैं। तो ठीक है, तो ये था आर्टिकल्स, थोड़ा जल्दीबाजी में डिस्कस किया। अगर फिर भी आपको कोई ऐसा आर्टिकल है जो नहीं समझ में आया, तो उसको रुक करके अच्छा से पढ़ो एक लाइन। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। और इसको शेयर करो, काफ़ी हार्ड वर्किंग आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, लोगों को फ़ायदा पहुँचाओ, लोगों में शेयर करो। अगर पसंद आता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू।